हेलो एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल कवर करने वाले हैं। आर्टिकल 246 जो केंद्र और राज्यों के संबंधों से रिलेटेड है, उनके बीच में जो रिलेशंस है सब्जेक्ट मैटर को लेकर, उससे डील करता है। साथ ही इससे रिलेटेड जो एक शेड्यूल है 7वीं अनुसूची, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी हमारे मेजर एक्ट हैं, चाहे वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे विद केस लॉ के साथ हम डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे लीगल परसेप्शन चैनल का जो इंस्टाग्राम है, उस इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही उस पर आप अगर कोई भी क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, या आप कमेंट करके भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो जैसे कि हम जानते हैं 246 पे हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 246 को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये डील किससे करता है, कहाँ से निकल कर आया और कैसे संबंधित है ये। देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में 3 प्रकार के संबंध दिए गए हैं, यानी कि 3 तरह के जो रिलेशंस हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट के बीच में दिए गए हैं। इसमें पहला संबंध आता है विधायी संबंध, यानी जो हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं, जो दिया गया है आर्टिकल 245 से लेके 255 तक। दूसरे हैं प्रशासनिक संबंध, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो दिए गए हैं 256 से लेके 263 तक। और तीसरे आते हैं वित्तीय संबंध, यानी फाइनेंशियल रिलेशंस, 264 से लेके 293 यानी 293 तक। तो ये 3 तरह के रिलेशंस जो हैं स्टेट और सेंटर के बीच में दिए गए हैं। अब यहीं से निकल कर आया है आर्टिकल 246। इसमें केंद्र और राज्यों की विधायी शक्ति, मतलब विधायी जो संबंध है उनसे संबंधित है ये, क्योंकि हमने पढ़ा ना ऊपर 245 से 255 तक जो है वो विधायी संबंध दिए गए हैं, और यहीं पर 246 जो है वो विधायी संबंधों से डील करता है। आर्टिकल 246 कहता क्या है? संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधियों की विषय वस्तु, यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल जो भी विधियाँ बनाएंगी वो किस विषय से संबंधित बनाएंगी उसके बारे में डील करता है, सब्जेक्ट मैटर से डील करता है। इसमें जो इसका फर्स्ट पॉइंट है इस आर्टिकल का, वो कहता है कि संसद को 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 1 में दिए गए सारे विषयों के संबंध में लॉ बनाने की शक्ति है, जिसे संविधान में संघ सूची के नाम से जाना जाता है। यानी संसद 7वीं अनुसूची में लिस्ट दी गई है, तीनों लिस्ट दी गई हैं, उसी में सबसे पहले नंबर की लिस्ट है यूनियन लिस्ट। उसी यूनियन लिस्ट में जितने भी लॉज, जितने भी मतलब विषय दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन सब पर लॉ बनाने की पावर दी गई है पार्लियामेंट को। दूसरा इसी आर्टिकल का पॉइंट ये कहता है कि संसद या किसी राज्य विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3 में जो विषय दिए गए हैं उन पर भी विधि बनाने की शक्ति दोनों को दी गई है। देखिए, संसद को भी दी गई है और राज्य विधानमंडल को भी दी गई है, जिसे संविधान में हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 2 में, यानी कि जो सेकंड सूची दी गई है, सूची नंबर 2, जिसे हम राज्य सूची के नाम से जानते हैं, उस पर लॉ बनाने की पावर किसको दी गई है? उसमें जितने भी विषय दिए गए हैं राज्य के विधानमंडल को। यूनियन लिस्ट पे आपकी पार्लियामेंट बना सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है, यानी समवर्ती सूची है, उस पर संसद और जो आपका राज्य विधानमंडल है दोनों लॉ बना सकते हैं, जो भी उसमें सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं। और तीसरी आती है आपकी स्टेट लिस्ट, जिस पे लॉ बना सकता है सिर्फ राज्य का विधानमंडल, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकता है। ये कहा गया है 7वीं अनुसूची में। इसके बाद आती है संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत, मतलब किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति होगी, चाहे वो विषय राज्य सूची में दिया गया हो या नहीं। सॉरी, यहाँ पे राज्य नहीं है, यहाँ पे राज्य सूची है। तो मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों सूचियों में नहीं है, तो वो विषय माना जाएगा आपका अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट विषय है, और उस अवशिष्ट विषय पर भी लॉ बनाने की पावर दी गई है पार्लियामेंट को, संसद को। तो ये चौथा पॉइंट ये कहता है। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो आर्टिकल 246 केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध हैं उनको विषय वस्तु के आधार पर निर्धारित करता है, यानी सब्जेक्ट मैटर के आधार पर, है ना। तीनों लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं,
उसमें से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो तीनों लिस्ट में अलग अलग किस जो भी विषय दिए गए हैं उन पर किस किस को लॉ बनाने की पावर है, ये आपको 7वीं अनुसूची में बता दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची की। तो देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। सबसे पहले आते हैं संघ सूची की तरफ। तो सबसे पहले बढ़ते हैं संघ सूची की तरफ, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन संघ सूची में देखिए वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, अब तो इसमें शायद 100 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हो चुके हैं। लेकिन जब ये लिस्ट जैसे शुरू में थी तो इसमें 97 जो सब्जेक्ट थे वो सभी थे। वही 97 के 97 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको इस PDF में मिल जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, केवल कुछ ही सब्जेक्ट्स मैटर इसमें ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो मैं आपको अभी हाथों हाथ साथ के साथ बताती चलूँगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पहले एग्ज़ाम में प्री की के रूप में पूछे जा चुके हैं। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मैंने बहुत बार यूनियन लिस्ट से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते हुए देखे हैं जिनको आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे संघ सूची में वैसे तो सारे ही बड़े बड़े विषय दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात करूं तो इंडिया की जो रक्षा है वो आया हुआ है, युद्ध का संचालन, यानी कि पहले ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये आया हुआ है। इसके अलावा जो आपकी जो सेना, नौसेना, वायुसेना के टॉपिक्स हैं जो बड़े बड़े आपके सब्जेक्ट मैटर से जो डील करते हैं, चाहे आपकी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो ये आपका किसका मैटर हो गया, ये हो गया आपका यूनियन लिस्ट का। और यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जो लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो इनसे रिलेटेड सभी के लिए जो लॉ बना सकती है वो हमारी पार्लियामेंट बना सकती है। अब वैसे तो यहाँ आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं वो मिलेंगे, लेकिन हमें सबको नहीं देखना है। मैं सिर्फ आपको हाथों हाथ जो इम्पोर्टेंट है वो देखती चलूँगी। देखिए वैसे तो यहाँ पे सारे ही दिए हुए हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो देखिए पहले आया हुआ है, वो है आपका विदेशी कार्य। विदेशी कार्य एक बार आ चुका है। इसके अलावा केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोनों आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूएनओ है ना, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम इंटरनेशनल लॉ देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमारी यूनियन लिस्ट में आती हैं। तो यहाँ पे आपको मैं इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट मैटर हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं वही आपको बताऊँगी। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप टेलीग्राम से, जैसा कि मैंने बताया, आप PDF भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप बस डिटेल चीज़ें जो हैं वो देखते चलिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इंटरनेशनल जो आपके सम्मेलन होते हैं वो भी आपकी यूनियन लिस्ट का ही है। हम विदेशों से कोई संधि करते हैं, कोई करार करते हैं, जो भी हम विदेशों से संधियाँ वगैरह करते हैं वो भी हमारा यूनियन लिस्ट का ही है। युद्ध और शांति, ये भी हमारा यूनियन लिस्ट का ही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद नागरिकता का अगर कोई विषय आ जाता है तो उस पर भी पार्लियामेंट कानून बनाएगी, सिटीजनशिप का, क्योंकि ये भी हमारा यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। प्रत्यर्पण, एक्सट्रेडिशन, ये भी हमारा यूनियन लिस्ट का है। ये पहले एग्जाम में आया हुआ है कि प्रत्यर्पण जो है वो किस लिस्ट में आता है। तो अगर आपको पता है तो आप फटाफट से उसको टिक कर दोगे, है ना। इसके बाद पासपोर्ट और वीज़ा के जो मैटर होते हैं वो भी देखिए इसी में आएंगे। भारत के बाहर के स्थान की अगर किसी को तीर्थ यात्रा करनी है, तो क्योंकि इंडिया के बाहर की बात हो रही है तो बड़ा सब्जेक्ट है, तो यूनियन लिस्ट में आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। रेल भी हमारा इसी का है, यूनियन लिस्ट में ही आता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद जो अगले, अगर मैं इम्पोर्टेंट की इसमें बात करूं तो इसमें हमें ध्यान रखना है। देखिए जो वायु मार्ग होते हैं, वायु मार्ग हैं आपके, और आपके वायुयान हैं, विमान चालन हैं, तो ये जितने भी आपके एयर रेलवे, मतलब जो एयरवेज़ के मामले होते हैं वो सब आपकी यूनियन लिस्ट में आते हैं। ठीक, इसके अलावा रेल, समुद्र, वायुमार्ग द्वारा जलयानों में, मतलब जो जहाज़ होते हैं उनसे राष्ट्रीय राज्य जलमार्ग द्वारा यात्रियों और माल को ले जाना, है ना, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। डाक, तार, टेलीफोन, प्रसारण और जो दूसरे जो कम्युनिकेशन के जो भी साधन है ना, संचार के साधन हैं, वो सब हमारे इसी में यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं। बस हमें वही ध्यान रखना है कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें देखिए विदेशी मुद्रा, जो फॉरेन करेंसी है वो भी हमारी इसमें ही आ जाती है। तो फॉरेन करेंसी इससे रिलेटेड है। इसके अलावा हमारा जो RBI है, जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी हमारा यूनियन लिस्ट में ही आता है। इसके अलावा डाकघर बचत बैंक, ये भी हमारा इसी में आता है।
विदेशों के साथ अगर हम कोई व्यापार करते हैं, कोई कमर्शियल वाणिज्य वगैरह होता है, तो वो भी हमारा यूनियन लिस्ट का ही है। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊं तो बैंकिंग इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो बैंकिंग का हमें ध्यान रखना है, ये भी हमारा यूनियन लिस्ट में ही आता है। इसके बाद देखिए बीमा यानी इंश्योरेंस, ये भी हमारा यूनियन लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। स्टॉक एक्सचेंज और वादा बाज़ार, ये भी हमारा यूनियन लिस्ट का है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो बता रही हूँ जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है या पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा बाट और माप का मानक, कि बाट माप से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं वो भी आपके इसी के बाहर आएंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स है ना, जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको इसमें से इम्पॉर्टेंट बताऊँ तो इसमें देखिए जो नेशनल जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, जैसे इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय और भारतीय संग्रहालय, जो आपके म्यूज़ियम्स हैं इंडिया के, या और दूसरे जो नेशनल इम्पोर्टेंस की कोई और संस्था है, तो वो भी हमारी यूनियन लिस्ट में ही आएगी। तो ये सब जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं यूनियन लिस्ट के टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, जो सब्जेक्ट मैटर से पहले पूछे गए हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें सब्जेक्ट लगता है वो है जनगणना, ये भी पहले आया हुआ है एग्ज़ाम में, जनगणना जो होती हैं। इसके अलावा संघ की जो लोक सेवाएं हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं या अखिल भारतीय सेवाएं हैं या आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी हमारे यूनियन लिस्ट में आता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यूनियन लिस्ट के टॉपिक्स हैं। इसके अलावा वेतन भत्ते, संसद जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनके, या राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते भी इसी में आएंगे, उनको जो भी सैलरीज वगैरह मिलती है। साथ ही संसद के हर सदन की या सदस्यों की जो कमेटीज़ होती हैं उनकी पावर्स, उनके प्रिविलेजेस, जो उनके विशेष अधिकार हैं या उनकी जो भी उन्मुक्तियाँ हैं, वो सब भी हमारी यूनियन लिस्ट में ही आते हैं। संघ तथा राज्य की लेखाओं की परीक्षा, जो संपरीक्षा होती है, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, वो सब हमारी इसी में यूनियन लिस्ट में ही आती है। इसके अलावा अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो आपका एक सीमा शुल्क भी ऐसा टॉपिक है जो आपका यूनियन लिस्ट में आता है। निगम कर, ये हमें ध्यान रखना है, कॉरपोरेशन के जो टैक्स हैं वो भी हमारे यूनियन लिस्ट में ही आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय विक्रय पर कर। जो समाचार पत्र से भिन्न कोई और माल है उस पे, उसको बेचने या ख़रीदने पर कोई टैक्स लगता है, तो वो भी हमारा यूनियन लिस्ट में ही आता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि 97 है इसमें, तो 97 के 97 यहाँ आपको इस PDF में मिल जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरह से अब दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में भी देखिए बहुत सारे जो हैं वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, 61 हैं, पहले 66 थे लेकिन अब 61 हैं। तो इस स्टेट लिस्ट में भी जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखते चलेंगे। सारे टॉपिक सब्जेक्ट तो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पहले एग्ज़ाम में आया हुआ है कि आपका जो पुलिस है वो किस इस लिस्ट में आता है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप एकदम बता दोगे कि वो स्टेट लिस्ट में आता है। इसी तरह से क्योंकि हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के अधिकारी, सेवक, उनके सेवक जो होते हैं, उनके जो रिवेन्यूज़ होते हैं, मतलब हाई कोर्ट से रिलेटेड, वो भी आपके स्टेट लिस्ट में आएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेट के लिए ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा कारागार, जो जेलें वगैरह होती हैं, उनमें जो निरुद्ध व्यक्ति होते हैं जेल में, जो बंदी हैं, वो सब भी आपके स्टेट लिस्ट में आएंगे। लोक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ और अस्पताल, ये भी आपके किस में आएंगे? स्टेट लिस्ट में आएंगे, स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान, शमशान वगैरह, ये भी स्टेट लिस्ट का ही टॉपिक है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसपे राज्य विधानमंडल जो है वो कानून बना सकता है ना, ये सब हो गया। इसके अलावा जो इसमें से हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है, जो मतलब पहले मुझे लगता है कि हाँ एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसमें आता है आपका बाज़ार और मेले। तो बाज़ार और मेले ये भी आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। साहूकारी और साहूकार, है ना। नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन, सिनेमा वगैरह है, खेल कूद है, मनोरंजन के स्थान है, तो ये सब भी हमारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हम इसमें से देखें तो इसमें आपका आता है कृषि आय पर कर। तो कृषि आय पर जो एग्रीकल्चर की इनकम है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो भी आपका स्टेट लिस्ट का ही है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बिजली के उपभोग या विक्रय पर कर। जो बिजली का लोग यूज़ करते हैं उसको, जो भी उसको इस बिजली का इस्तेमाल होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो भी किससे रिलेटेड है? हमारा स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड लॉ बना सकता है राज्य का विधानमंडल। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति कर, ये इम्पोर्टेंट है, और साथ ही व्यापार आजीविका पर कर,
जो भी व्यापार होते हैं राज्य के अंदर या आजीविका हैं उन सब पर कर, मनोरंजन पे जो टैक्स लगाया जाता है वो, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके संबंध में स्टाम्प शुल्क पर कर, जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगती है उस पर जो टैक्स लगता है। तो ये हमारे स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट हैं। इसके बाद जो तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लिस्ट आती है वो है समवर्ती सूची। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें 3 लिस्ट हैं, तो अब हम तीसरी लिस्ट देखते हैं, सबसे लास्ट लिस्ट है, और इसी में भी हम वे सारे सब्जेक्ट तो हम सारे ही देखेंगे जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको PDF में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको इसमें भी बताती चलूँगी, और पहले एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका दंड विधि, यानी कि आपके जितने भी पनिशमेंट के लॉज हैं वो सब हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। इसका में आने का मतलब क्या हुआ कि इस पे संसद और राज्य विधानमंडल है ना, दोनों जो हैं वो लॉ बना सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हम ऊपर भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि संसद और राज्य का विधानमंडल जो है वो समवर्ती सूची पर लॉ बना सकता है। तो दोनों ही बना सकते हैं, क्योंकि ये विषय जो है ये आपका समवर्ती सूची का है, दंड विधियाँ जो हैं आपकी। ठीक, इसके बाद आती है दंड प्रक्रिया, पनिशमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, ये सब बनाने के कार्य भी दोनों को दिया हुआ है, दोनों को पावर्स दी गई हैं इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की। ठीक, इसके बाद आता है किसी भी स्टेट की सुरक्षा है, जिसमें लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी सेवाओं को बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध। तो ये जब जितने भी आप अगर पनिशमेंट के टॉपिक देखो, आप प्रोसीजर के टॉपिक देखो, ये तो ये सब आपके कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में आते हैं। इसके अलावा एक बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि विवाह और विवाह विच्छेद, जो शादी के मामले हैं, मतलब जो शादी का टॉपिक है, विवाह का टॉपिक है, या जो विवाह विच्छेद का टॉपिक है यानी कि तलाक का टॉपिक है ना, चाहे वो निर्वसियत उत्तराधिकार के मामले हों, कोई बच्चा हो, अवयस्क का मामला हो, दत्तक हो यानी किसी को गोद लेना हो, अडॉप्शन हो, विल हो, है ना, जो वसीयत की जाती है, तो ये सारे मामले भी आपके समवर्ती सूची में आते हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं समवर्ती सूची के हैं। इसके अलावा अगर एग्ज़ाम में पहले अगर कोई आया हुआ है तो इसमें हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, सिविल प्रक्रिया, सिविल प्रोसीजर। जैसा कि मैंने ऊपर बताया ना कि पनिशमेंट का प्रोसीजर आपका समवर्ती सूची में है, इसी तरह से जो आपका सिविल प्रोसीजर है वो भी आपका समवर्ती सूची में ही आता है। पागलपन और उनके उपचार के स्थान, ये भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका समवर्ती सूची का है, जिस पे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा एक जोड़ा गया था वन। वन का मतलब आप जानते ही हैं कि वन, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना कि पहले स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स थे, है ना, लेकिन अब हो गए हैं 61। तो वहाँ के जो सब्जेक्ट थे, 5 जो सब टॉपिक ऐसे थे जिनको निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो वन भी इसी में आपका एक वही टॉपिक है जो स्टेट लिस्ट से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। इसके अलावा एक टॉपिक हमसे छूट गया है, ये देखिए, ये रहा, अगर मैं आपको बताऊँ, ये 11A न्याय प्रशासन, है ना, न्याय प्रशासन भी एक ऐसा टॉपिक था, देखिए नए करके ऐड किए हुए हैं, ये भी पहले स्टेट लिस्ट में था, बाद में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो वन एक ऐसा टॉपिक है, एक आपका न्याय प्रशासन। इसके अलावा ये वन्य जीव जंतु और पक्षियों का संरक्षण, तो जितने भी आपके जंगली जीव जंतु होते हैं या जो भी पक्षी वगैरह हैं, उनका जो अगर कोई प्रोटेक्शन की बात आती है तो ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने की पावर है, और ये आता है आपका समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में। ये हमें ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमें पता ही होना चाहिए कि किस लिस्ट में आता है। खाने पीने की चीज़ों में अगर मिलावट की बात होती है तो ये किसका टॉपिक है, ये कौन से सब्जेक्ट में आता है, आपका समवर्ती सूची में, ये ध्यान रखना है। अफीम और जो मादक द्रव्य होते हैं, है ना, जो नशीली चीज़ें होती हैं, विष है जिसमें जहर भी आ जाता है, देखिए आपका, तो पॉइजन, विष, मादक द्रव्य और अफीम, ये सारे टॉपिक किसके आते हैं, हमारे समवर्ती सूची के आते हैं। अब देखिए एक और टॉपिक जो निकला है वो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, है ना, फैमिली प्लानिंग का कोई सब्जेक्ट है या आपका जनसंख्या को कंट्रोल करने का मामला है, ये भी आपका इसी लिस्ट में आएगा, समवर्ती सूची में ही हमारा आता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो समवर्ती सूची की आप एक जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आपको बताती ही चल रही हूँ। इसके अलावा देखिए एक और नया ऐड किया गया था, बाट और माप, ये भी हमारा स्टेट लिस्ट से निकालकर इसी में डाला गया था, इसलिए ए लगाकर इसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करूं और की, तो इसमें आता है आपका कारखाने, है ना, और आपका विद्युत यानी कि बिजली, ये भी आपका इसी में आ जाएगा, और संपत्ति का अर्जन, है ना, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना, संपत्ति की अभिरक्षा, ये सब हमें ध्यान रखना है। ये सब हमारे समवर्ती सूची, हमारी जो कंकरेंट लिस्ट है ना, इसी के चल रहे हैं।
तो ये तो बात थी अब हमारी तीनों लिस्ट की, है ना। वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आपको सारे मिलेंगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट आपको ध्यान हो, आपके बिल्कुल रटे हुए हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको लॉ की बात बताऊं तो लॉ तो एक समुद्र है, एक सागर है। हर चीज़ हर इंसान को याद हो जाए, वो भी लॉ में हर पॉइंट, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर नए स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो पूरी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वही टॉपिक्स देखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ये टॉपिक्स जो मैंने आपको इसमें बताए हैं, जो जो सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, ये पहले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उन्हीं को आपको बताया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, हर लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको बता चुकी। अब हम इनके सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे देखिए, पहले संघ सूची में 97 सब्जेक्ट थे, अभी हमने देखे हैं 97 ही है, लेकिन 1 नवंबर 2021 के बाद अब इसमें 100 विषय हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम में आपको 100 पर टिक करना है, अगर कहीं पर 4 ऑप्शन आ जाए, ठीक। इसके अलावा राज्य सूची की बात करें तो पहले इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे, है ना, जैसे मैंने बताया आपको। अब हो गए हैं 61, क्योंकि इसमें से जो 5 विषय ऐसे थे जिनको निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। इस तरह से समवर्ती सूची में जो ऊपर आप देख रहे हैं ना 47, तो 47 विषय थे पहले, लेकिन अब 52 हो गए हैं। अब 52 कैसे हुए? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो लास्ट में 47 लिखा है, तो 52 कैसे? तो मैं बता दूँ आपको, ए करके जहाँ भी आपको ए मिलेगा किसी भी पॉइंट में, वो आपके 5 वही सब्जेक्ट हैं जो राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिए गए। जैसे अभी हमने वन वाला देखा, न्याय प्रशासन का था, बाट माप का था, तो उन सब के आगे आप देखोगे पॉइंट में ए लगा हुआ है ना, कैपिटल ए लगा हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि वो नए जोड़े गए हैं, उन्हें स्टेट लिस्ट से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो ये वही है। और जोड़ा किससे गया था इनको? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उससे इनको ऐड किया गया था। कौन कौन से हैं वो 5 नए विषय जो पहले स्टेट लिस्ट में थे और फिर समवर्ती सूची में डाल दिए गए? तो पहला विषय है आपका वन यानी फॉरेस्ट, वन्य जीव जो मैंने अभी ऊपर बताया था पक्षियों का संरक्षण, बाट माप ये भी हम देख चुके हैं, शिक्षा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी का विषय है, हो सकता है मुझसे छूट गया हो, आप देख लीजिएगा, और न्याय प्रशासन। तो ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जो पहले आपकी स्टेट लिस्ट में थे लेकिन अब आ गए हैं आपकी समवर्ती सूची में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम इससे रिलेटेड एक केस लॉ देख लेते हैं। प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ खुलना। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि संघ सूची और समवर्ती सूची में कोई विवाद होता है, मतलब मान लीजिए दोनों के सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट्स में कोई टकराव हो जाता है कि कौन सा मान्य होगा, भाई यूनियन लिस्ट वाला चलेगा या समवर्ती सूची वाला चलेगा, तो संघ सूची मान्य होगी, कोर्ट ने ये कहा, यूनियन लिस्ट को वहाँ मान्यता दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए समवर्ती सूची और राज्य सूची में कोई विवाद हो जाए तो फिर कौन सी चलेगी? फिर चलेगी आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची को मान्य कहा जाएगा फिर। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इस केस में क्लियर कर दिया गया। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने आर्टिकल 246 जो था वो आपके 7th शेड्यूल के साथ, जो आपका 7th शेड्यूल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 246 आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। साथ ही 7th शेड्यूल में जो भी आपको तीनों लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट, चाहे आपकी संघ सूची हो, राज्य सूची हो, समवर्ती सूची हो, उनमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकालकर समवर्ती सूची में ऐड किया गया है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही इस केस लॉ से भी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर 2 सूचियां हैं और उनमें अगर कोई विवाद है तो कौन सी सूची को मान्यता दी जाएगी, जिस केस में कोर्ट ने ये कहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे भी हम इसी तरह से सिंपल वर्ड्स में, सिंपल वे में आपको समझाने के लिहाज से इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैंने जैसा कि आपको बताया जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब हम वीडियोस में अलग अलग वीडियो में 1 बाय 1 केस लॉस के साथ डिस्कस करेंगे। और आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमें और ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारी वीडियोज़ जो हैं वो ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। और इसके साथ ही अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और उसके साथ ही आप लीगल परसेप्शन चैनल का जो इंस्टाग्राम है का जो पेज है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ पर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आप कमेंट करके भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।